हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। एंड स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 important MCQs and all these MCQs are totally based on NCERT class 11 political science textbook. Okay, and the topic is what? That is the Constitution of India, and I am going to discuss all these questions with detail also. Okay, so let's start with question number 1. The first question: which of the following is a good reason to conclude that the authority of the constitution is higher than that of the parliament? तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसमें से यहाँ आपके लिए 4 ऑप्शंस है और इन 4 ऑप्शन में से आपको ये चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सी ऑप्शन ये बताती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी पार्लियामेंट से भी ज्यादा है। यानी हम जो भी करेंगे वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी करेंगे। यानी पार्लियामेंट भी अगर कुछ करना चाहता है विच इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, तो उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही काम करना है। हम कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेम बिफोर द पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग। तो सबसे पहली बात ये कही गई कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? पार्लियामेंट के आने से पहले। नेक्स्ट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मोर एमिनेंट लीडर्स देन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन सी, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स पावर्स। एंड ऑप्शन डी, द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ओके, दीज आर द 4 ऑप्शन। एंड स्टूडेंट, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल आल्सो, प्लीज ट्राई टू आंसर योरसेल्फ आल्सो। ओके, आप खुद भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, गलती होगी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सो लेट्स टेक द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर सी में क्या मेंशन किया गया है, हम पहले इसे समझ ले। तो आंसर सी कह रही है द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म एंड व्हाट आर इट्स पावर्स। तो आंसर सी में ये बोला गया, ऑप्शन सी में, कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताती है कि पार्लियामेंट कैसे बनेगी और पार्लियामेंट की क्या क्या पावर्स होंगे। तो ऑब्वियसली जो हमें ये बताता है कि पार्लियामेंट कैसे बनेगी और इसके क्या क्या पावर्स होंगे, तो वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट से ज्यादा पावरफुल होगा। और पार्लियामेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो यहाँ पर ये एकदम ही करेक्ट आंसर है दैट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म। पार्लियामेंट ये नहीं बताती कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताती है कि पार्लियामेंट कैसे बनेगा, पार्लियामेंट के क्या पावर्स होंगे, पार्लियामेंट के क्या लिमिटेशंस होंगे और किस तरह से पार्लियामेंट को काम करना है इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन is more powerful than the parliament and parliament has to act according to the laws which is mentioned in the constitution itself. Okay, now the second question: consider the following statements and identify what is this. तो यहाँ आपके लिए 2 स्टेटमेंट्स है, इसे आपको भी पढ़ना है खुद। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है और ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। आपको इन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और इसके बाद आपको यहाँ 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि ये स्टेटमेंट्स किससे रिलेटेड है। ओके, तो पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया दैट इज द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एटसेट्रा शैल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट सेफगार्ड। तो भाई किन्हें एडिक्वेट सेफगार्ड देने की बात कही गई है? माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड को और जो ट्राइबल एरियाज है उन सभी को एक एडिक्वेट सेफगार्ड की जरूरत है, ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, ज्यादा उन पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट ये मेंशन करता है दैट द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर लैंड किससे रिलेटेड है? लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन, दिस मीन्स दैट द कंट्री इंडिया, इट इज रिलेटेड विद आवर कंट्री इंडिया, इंडिया से रिलेटेड है। और ये बात कही गई है कि हमारी इंडिया और इंडिया के जितने भी लोग हैं वो क्या करें, विल मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। तो हमें पूरे वर्ल्ड पीस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और उसके लिए काम करना है और उसमें हमारी तरफ से जो भी एफर्ट हो सके हमें उसे करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम वार पर बिलीव नहीं करते, हम पीस पर विश्वास करते हैं एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और साथ ही साथ सभी लोगों के अच्छे के लिए काम करना है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है? इज इट रिलेटेड विद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन
और इज इट रिलेटेड विथ फंडामेंटल राइट्स, और ये दोनों से ही रिलेटेड करता है, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर. The correct answer is option A. It is only related with objective resolution. It is not related with fundamental right. So that's why the correct answer is objective resolution. तो आइए एक बार पढ़ते हैं कि objective resolution क्या है. तो भाई objective resolution aims है, ठीक है, ये actually aims है. ये किसका aims है? ये है aims of the assembly. It is the aims of the assembly. तो हम यहाँ पर कौन सी असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था. कहाँ पर? इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया था. कब मूव किया था? व्हेन इट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. इट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन ऑन 13 दिसंबर 1946 में. ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया था. एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो अब हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन की कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम किसी काम को करने के पहले तो हम उसके लिए एम्स डिसाइड करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. ये नहीं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया, तो हम किस बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, किन किन फीचर्स पर, किन किन पॉइंट्स पर हमें बहुत ध्यान देना है. तो उन्हीं सारे पॉइंट्स को कहा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. एंड इट वाज द एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, अपने देश को किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हम देंगे. तो आइए डिस्कस करते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ओके, पॉइंट 1, दैट इज इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट में यही बोला गया कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक. तो इंडिया एक ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट नेशन है. सोवरेन यानी सुप्रीम पावर, जो अपने खुद के इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन अब ले सकती है, और इसके लिए इंडिया को हैज नो नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री. एंड रिपब्लिक मीन्स व्हाट? रिपब्लिक मीन्स दैट हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कैसे होंगे? हेड ऑफ द स्टेट जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे. ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड वन. So these are the important features. अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हमें खूब इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, that is India shall be a union of erstwhile British Indian territories. इंडिया किसकी यूनियन होगी? ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है. That India shall be a union of erstwhile. erstwhile का मतलब क्या है? फॉर्मर, जो पहले थे. तो पहले का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंस के पहले कौन कौन सी टेरिटरीज इंडिया में थी, या फिर इंडिया में टेरिटरीज किस तरह से डिवाइडेड थी. तो एक बार मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया में दो तरह के पार्ट थे. एक आपका था ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज विच इज डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में थी. इसके अलावा यहाँ पर और एक पार्ट था, दैट इज द इंडियन स्टेट्स, विच मीन्स दैट इज द प्रिंसली स्टेट्स. ओके, princely state, and at the time of independence there were 565 princely state. ठीक है, तो जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय हमारे यहाँ पर 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, और इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल करना ये सबसे बड़ी चुनौती थी हम सभी के लिए. तो भाई इस तरह से वो दो पार्ट में इंडिया बटी हुई थी आजादी के टाइम पर. एक था आपका ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तो ऑब्वियसली ये तो इंडिया में आएगी ही. इसके साथ साथ वो पार्ट जो कि प्रिंसली स्टेट था, यानी वहां पर राजा का शासन था. अब जहाँ प्रिंस रूल कर रहा है, शासन राजा का है, तो अब यहाँ पर इन्हें भी हमें इंडियन टेरिटरीज में शामिल करना था. और जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल रही थी तो इट वाज क्लियरली मेंशन दैट द प्रिंसली स्टेट आर दे हैव द पावर टू डिसाइड. उनके पास ये पावर है कि वो डिसाइड करे वो इंडिया में आना चाहते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते हैं, या फिर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, और ये चूज करने के लिए एकदम पूरी तरह से फ्री थे. ठीक है, तो इन सभी से मिलकर बना है हमारा इंडिया.
तो भाई जितने प्रिंसली स्टेट थे 565 प्रिंसली स्टेट, दे ऑल बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. ओके, नाउ द नेक्स्ट, टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनॉमस. तो टेरिटरीज फॉर्मिंग, जो टेरिटरीज जिनसे मिलकर इंडियन यूनियन बनेगी वे कैसे होंगे? They all shall be autonomous unit and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned to or vested in the union. तो ये स्पेशल टॉपिक, इसे भी आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर क्या कही गई कि वो सारे टेरिटरीज जो इस यूनियन को फॉर्म कर रही है, यानी इंडियन यूनियन को फॉर्म कर रही है, वो ऑटोनॉमस होगी. तो ये यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट में कौन सी टेरिटरीज के बारे में बात कही जा रही है? Here we are talking about the states in India. यहाँ हम states in India के बारे में बात कर रहे हैं. We are talking about the states in India, that is the West Bengal, UP, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र. तो ये सारे ही एक ऑटोनॉमस यूनिट होंगे और हम सभी जानते हैं कि हर स्टेट का अपना एक गवर्नमेंट है ना. और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर्स भी है ना. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन डिविजन्स ऑफ पावर भी है. डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच में है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, जिसे डिफरेंट लिस्ट में मेंशन किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में. तो स्टेट अपने लिस्ट से रिलेटेड मैटर पर काम करेगी, ना कि उन सारे सब्जेक्ट्स पर काम करेगी जो कि यूनियन गवर्नमेंट को सौंपा गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई स्टेट्स को भी एक ऑटोनॉमस यूनिट के रूप में देखा गया है, ताकि स्टेट अपने पर्टिकुलर उस रीजन के डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है ऑल पावर्स एंड ऑथोरिटी ऑफ द सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल. ऑब्वियसली ये तो एकदम 100% सही है कि हमारी जितनी भी ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी ऑफ द सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, वो किससे होकर जाए? भाई इनके जनता से होकर के जाए, पीपल से होकर के जाए. क्योंकि इंडिया में हम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और इसके साथ साथ जो जनता है, जो पीपल है, जो सिटीजन ऑफ द कंट्री, इन्हें हम गारंटी दे, सिक्योर दे, किस चीज की? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सभी को प्रोवाइड करें. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस सभी की होनी चाहिए, यानी इक्वालिटी होनी चाहिए. और हम सभी को पता है ये सारे पॉइंट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन किए गए हैं. तो इन सभी से हमें ये पता चलता है कि जितने भी पॉइंट्स हमारे इसमें मेंशन किए गए हैं वो कितने % एकदम ट्रू है. इसके अलावा जो कि मेन पार्ट जो हमने क्वेश्चन में मेंशन किया था, दैट इज द माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज. ठीक है, एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन्हें ऑब्वियसली एक एडिक्वेट सेफगार्ड मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एंड इसके अलावा द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक, जो हमारे आंतरिक जो एकता है ना, उसे हमें मेंटेन करना है. और सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी, एयर शैल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू जस्टिस and law of civilized nation. And the last one, which is also the part of the question, so that's why I underline this particular two statement, that the land would make full and willing contribution to promotion of world peace and welfare of mankind. तो भाई हमने एक क्वेश्चन के साथ एक पर्टिकुलर टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस किया. Now the question number 3, consider the following statement and identify the correct statement. ठीक है, तो अब इसमें से आपको 4 स्टेटमेंट है, 4 में से आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करना है. तो ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन इज मियरली अ मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीड्यूर. क्या कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक रूल्स एंड प्रोसीड्यूर है? नेक्स्ट, देयर वर ऑलवेज एग्रीमेंट्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऑप्शन सी, टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. तो आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कौन सा होगा. द करेक्ट वन, दैट इज द ऑप्शन सी, टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज. तो ये बात 100% सही है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा रिजिड बनाएं तो वो कभी ना कभी टूट सकती है, क्योंकि चेंज को वो कभी भी अकोमोडेट नहीं कर पाएगी, चेंज के साथ वो नहीं चल पाएगी. तो भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही पूरी तरह से रिजिड है, ना ही पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है. तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? इट इज पार्शियली रिजिड. ये पार्शियली रिजिड है एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल भी है. ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा
ये कठोर है, ना ही बहुत ज्यादा ये लचीला है। ठीक है, जरूरत पड़े तो जरूरी है कि हमें बहुत ही हार्ड होने की जरूरत है, रिजिड होने की जरूरत है, ताकि हमारे जो गवर्नमेंट के जो पावर में जो लोग होते हैं वो हमारे हमारे अगेंस्ट में ना अपने पावर को यूज करे, कहीं अपने अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वो पावर को ना शेयर करे। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने में कई बार ऐसा भी देखा गया, कुछ ऐसे पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड विच इज रिलेटेड विद द बेसिक स्ट्रक्चर of the Indian society and which is the basic structure of the Constitution of India, उस पर स्पेशली फोकस दिया गया है कि कहीं उस पे आसानी से कोई भी अमेंडमेंट ना हो जाए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1947 में बन रही है और आज 2020 में भी आकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उतने ही अच्छे तरीके से इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ना ही ये पूरी तरह से रिजिड है, ना ही फ्लेक्सिबल है, बल्कि जो चेंज के अकॉर्डिंग ये चल पा रही है। और जब चेंजेस की जरूरत होती है तो भाई हम इसमें चेंजेस भी कर देते हैं, बट नॉट अननेसेसरी चेंजेस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Dash had been a bitter critic of the Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste and scheduled tribe. तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है द पर्सन जिनका बहुत ही ज्यादा क्रिटिक था, किसके साथ, कांग्रेस के साथ में एंड गांधी जी के साथ में, कि जिन पर इन्होंने ये कहा कि भाई ना कांग्रेस और गांधी जी इन दोनों ने मिलकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। तो आपको लीडर्स के नाम आइडेंटिफाई करने हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अंबेडकर जी या फिर बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो क्या है करेक्ट स्टेटमेंट? द करेक्ट आंसर इज वन, दैट इज बी आर अंबेडकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको एक बार और बताना चाहती हूँ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसा नहीं था कि जितने लीडर्स थे वे हर समय एक दूसरे की बातों से उन्हें एग्री किया, बल्कि वहां पर डिसएग्री भी था। ऐसा नहीं है कि डिसएग्रीमेंट नहीं था, लोग डिसएग्री भी थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि और भी बहुत कुछ हो सकता था, तो ऐसा नहीं हो पाया, तो लोग एक दूसरे से असहमत थे। तो इनमें से एक है अंबेडकर जी, जो कि अंबेडकर जी जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और गांधी जो है वो और ज्यादा कुछ कर सकते थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो दूसरी तरफ पटेल जी और नेहरू जी, इनमें भी बहुत सारे पॉइंट्स में एग्रीमेंट नजर नहीं आते थे, इन्होंने भी कई सारे पॉइंट को एक दूसरे के डिसएग्री भी किया। तो भाई एग्रीमेंट है तो डिसएग्रीमेंट भी था उन लोगों के बीच में। Now question number 5. Consider the following statements and identify it is related with which feature of a constitution. तो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए, दो स्टेटमेंट, और आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर स्टेटमेंट ए है, ये कहती है इट अलाउज द गवर्नमेंट टू मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट पर्संस और ग्रुप्स सब्जेक्टेड टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। ये बताती है कि गवर्नमेंट को टू मेक एफर्ट, ताकि वो एफर्ट ऐसे लेकर आए जिससे वो अपने पर्सन्स को, ग्रुप्स को, लोगों को, पीपल को प्रोटेक्ट कर पाए जब भी अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये भी इंश्योर करे दैट द पुअर एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। तो भाई अब ये दो स्टेटमेंट कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, कौन से फीचर से रिलेटेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर्स में इसे मेंशन किया गया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, एंड ऑप्शन सी इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, एंड ऑप्शन सी में इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है, इनके फीचर्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर पॉइंट का क्या फीचर है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये एक डायरेक्टिव्स है ना, दीज आर डायरेक्टिव्स जो कि गवर्नमेंट को बताती है कि किस तरह से आपको काम करना है टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस इन द सोसाइटी। अगर हम गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करती है? फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करती है ना, गवर्नमेंट के पावर्स को क्या करती है, वो लिमिट करती है, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करने का काम करती है, यानी ये एक गवर्नमेंट के एक्टिविटी में नेगेटिव वे में काम करती है, लेकिन जनता के लिए ये बहुत जरूरी है फंडामेंटल राइट्स। तो तीसरी तरफ जो तीसरा पॉइंट है इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो
इनेबलिंग प्रोविजंस ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल में रूल्स एंड रेगुलेशन वाला ही खाली बुक नहीं है ना, ये केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली किताब नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट को ये भी पावर देती है कि हमारे सोसाइटी पे कुछ अगर अच्छा करना है तो हम उसे कैसे करें, और अगर जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली भी काम करे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो। ये भाई जब समय बदलता है तो हमें उस पर भी ध्यान देना है, और उसके लिए हमें गवर्नमेंट को टाइट करना जरूरी नहीं है, बल्कि कई बार हमें गवर्नमेंट को लिबर्टी भी देने की जरूरत पड़ती है कि आप इस पॉइंट पर अपने अकॉर्डिंगली काम कीजिए। तो आप आज हम सभी को ही जानते हैं कि किस तरह से अब पूरे वर्ल्ड पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज डेवलप हो रही है। तो भाई इन सभी में गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं कुछ तो फ्रीडम होना चाहिए कि गवर्नमेंट सोसाइटी के अच्छे के लिए अपने अकॉर्डिंगली कुछ काम कर पाए। तो वो फ्रीडम कहाँ से मिलती है गवर्नमेंट को, यहाँ पर यही बात कही गई है। तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई थिंक यू ऑल गेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड सी। ओके, option A and C, that is directive principles of state policy and enabling provisions of the constitution। क्योंकि फंडामेंटल राइट वो राइट्स हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन इसे प्रोटेक्ट करती है, बट फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट्स करती है। क्यों लिमिटेड करती है? ताकि गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप ना हो जाए और जनता के अधिकारों को उनसे ना छीन ले, इसलिए फंडामेंटल राइट्स भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और एनेबलिंग प्रोविजंस भी जरूरी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो मेंशन किए गए हैं वे इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड है, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप कि आप सभी को ये पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड प्लीज इफ यू लाइक then please like this session। आप इसे जरूर से जरूर लाइक कीजिए and don't forget to subscribe this channel and thanks for watching this video।